फ्रेमवर्क। वेलकम टू माय गुरुकुल चैनल। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एनसीएफ 2005, जिसको हम कहते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। तो आज हम इस पे बात करने वाले, क्योंकि सीटेट का पेपर भी बहुत ज्यादा नजदीक आ रहा है, तो हमने इसमें जितने भी पॉइंट्स लिए हैं वो सारे के सारे की पॉइंट्स हैं और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज्यादा देर ना करते हुए। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे एनसीएफ 2005 की सबसे खास बात क्या है। हाँ जी, एनसीएफ 2005 की सबसे खास बात क्या है, इसका मूल मंत्र कौन सा है। तो इसका सबसे जो मेन ऑब्जेक्टिव है 2005 एनसीएफ का, वो ये है कि शिक्षा हमेशा बिना बोझ की बच्चे को दी जाए। कहने का मतलब है कि लर्निंग विदाउट बर्डन, कि बच्चे को स्वतंत्र रूप से सिखाया जाए और बच्चे के ऊपर छोड़ दिया जाए कि वो किस तरीके के एनवायरनमेंट में वो सीखना चाह रहा है। हालांकि उसको एक सकारात्मक एनवायरनमेंट हमको देना जरूरी है, लेकिन बच्चे को थोपना नहीं है उसके ऊपर एजुकेशन कि भाई तू ये कर सकता है, तू ये कर सकता है। तो नहीं, जैसा वो चाह रहा है उसको एक सकारात्मक एनवायरनमेंट में उसको डाले। तो यही है बिना बोझ की शिक्षा, कि बिना बोझ की शिक्षा जो है एनसीएफ 2005 में ही कही गई है। ये जो एनसीएफ 2005 का जो पॉइंट्स है और इसमें जो बिना बोझ की जो शिक्षा आई है, कहां से आई है, रविंद्रनाथ टैगोर का एक निबंध है जिसको हम कहते हैं सभ्यता और प्रगति, वहां से ये टैगलाइन आई है। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत के अंदर जितनी भी शिक्षा नीतियां बनती हैं वो समय के हिसाब से चेंज आती हैं। कहने का मतलब है कि जितनी भी शिक्षा नीतियां बनी हैं वो समय के हिसाब से सारी की सारी चेंजेस हुई है। तो इसीलिए, और चेंजेस भी कैसे होती हैं, सबसे पहले तो हम बात कर लें उस चीज की, क्योंकि जितने भी हमारे आयोग हैं, कमीशंस हैं, जितनी भी हमारी एक तरीके से समिति हैं, उन्हीं के आधार पे क्या होता है कि सिफारिशें करी जाती हैं और सिफारिश के आधार पर ही सारी की सारी रिपोर्ट तैयार की जाती है। उन्हीं रिपोर्ट से ये तय हो जाता है कि एजुकेशन में जो स्ट्रेटेजी हमें बनानी है, चाहे वो टीचिंग की हो, चाहे वो स्टडी की हो, वो किस तरीके की होगी। तो पूरा का पूरा एक करिकुलम फ्रेमवर्क जो बना दिया जाता है वो इन सिफारिशों के आधार पर ही, कमीशंस के आधार पर ही बनाया जाता है। तो यहाँ पे देखो कुछ कमीशंस में बता रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट के एग्जाम के तौर पर भी, और ये पहले भी आ चुके हैं एग्जाम में। जैसे कोठारी आयोग 1966, 1966। कोठारी आयोग कब आया? 1966। चट्टोपाध्याय समिति कब आई? 1985, 1985 में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनपी 1996। आचार्य राममूर्ति, देखिए आचार्य राममूर्ति जो समिति है वो 1990 में आई। यशपाल समिति 1993 में आई। यशपाल समिति सबसे महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है यशपाल समिति, जो 1993 में आई। उसके बाद आरटीई की बात करते हैं, आरटी राइट टू एजुकेशन, तो शिक्षा का जो अधिकार है वो 2009 में आया। कब आया वो? 2009 में। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, और बच्चा 8वीं कक्षा तक यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एजुकेशन प्राप्त कर लेता है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि ये शिक्षा का अधिकार है और बच्चे का ये मूल अधिकार माना गया है अनुच्छेद 21A के तहत। तो ये 2010 में ही लागू हुई है। जो आरटीई है, शिक्षा का अधिकार जो है 6 साल से 14 साल तक के, 2010 में लागू हो गए। हालांकि 2009 में आ गया था, लेकिन 2010 में इसको लागू किया गया। और जो एनसीएफ की बात है, जो आज हम बिल्कुल अच्छे से पढ़ने वाले हैं, एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, एनसीएफ जो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये 2005 में आया है। तो चलिए आगे बात करते हैं। एनसीएफ के जो मुख्य अध्याय हैं, जो एनसीएफ की हमारी एक पूरा का पूरा चिट्ठा तैयार है, उसके कितने अध्याय हैं, टोटल उसमें कितने अध्याय हैं। तो एनसीएफ में जो मुख्य अध्याय हैं उनकी संख्या कितनी है? 5 है। और उनके पांचों के नाम, सबसे पहला जो अध्याय है उसमें इंट्रोडक्शन दिया हुआ है एनसीएफ के बारे में, क्या क्या हमें सजेशन है और सारी टीचिंग्स मेथड और कौन कौन से एनवायरनमेंट बच्चों को दिया जाना चाहिए, वो सब उसमें बताए हुए। सीखना और ज्ञान के बारे में दूसरे चैप्टर में बताया है। पाठ्यचर्या के क्षेत्र अथवा स्कूल की अवस्थाएं और आकलन, ये तीसरा यहाँ पे जो है अध्याय होगा। पाठ्यचर्या के क्षेत्र अथवा स्कूल की अवस्थाएं और आकलन। विद्यालय एवं कक्षाओं का वातावरण, यानी कि सारे के सारे जितने भी एनवायरनमेंट्स हैं वो चैप्टर 4 में दिए गए हैं। जो हमारा अध्याय 4 है उसमें इस सब चीजों के बारे में बताया गया है कि बच्चों को किस तरीके का एनवायरनमेंट मिलना चाहिए और शिक्षक को किस तरीके के एनवायरनमेंट में बच्चों को ढालना चाहिए।
व्यवस्थागत सुधार, कौन कौन से सुझाव हैं, कौन कौन से सुधार हैं, कौन कौन से सिस्टम में हमें सुधार लाने बच्चे के लिए, लर्निंग के लिए, तो वो सारे सारे 5वें चैप्टर में यहाँ पे दिए हैं। हालांकि ये बहुत बड़ा है एनसीएफ, लेकिन इसके जो की पॉइंट्स हैं वो हमने आज ले लिए हैं और आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आगे चलते हैं, हम बात करते हैं एनसीएफ 2005 के जो मुख्य तथ्य हैं उनकी। जो मुख्य तथ्य है, बिल्कुल की पॉइंट्स, बिल्कुल एकदम समस्या हल करने पर बल देता है। सबसे पहली बात, जो एनसीएफ है हमारा वो समस्या हल करने पर बल देता है। कहीं ना कहीं जो बच्चों के डाउट्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, कहीं ना कहीं उन्हें हल करने में हमारी जो है एक तरीके से यहाँ पर मदद करता है एनसीएफ 2005। रटंत प्रणाली से मुक्त, देखिए रटंत प्रणाली से मुक्त है ये। इसमें एनसीएफ 2005 में कहा है कि बच्चों को रटवाया ना जाए, हालांकि उसको समझाया जाए, उसको खेल खेल में सिखा दिया जाए। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ने पर बल देता है। जो ज्ञान है उसको स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ने पर ज्यादातर बल देता है। वो कहता है किताबी ज्ञान बच्चे के लिए सर्वश्रेष्ठ नहीं साबित होंगी, जितना बाहर का ज्ञान होगा, जितना वो सामाजिक तौर पर रहेगा। पाठ्यचर्या, एक तरीके से जो पाठ्यचर्या है पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, जो पाठ्यचर्या है वो पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, यानी कि एक तरीके से बच्चे का जो करिकुलम है वो एकदम से फ्रीडम वाला होना चाहिए। बच्चे को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उसके ऊपर एक बोझ आ गया हो और किताबें उसे एक दिन जो है बहुत ज्यादा बोझ दिखाई देंगी। आगे चलते हैं, परीक्षाओं एवं कक्षाओं को बाहरी जीवन से जोड़ने पर बल देता है। देखिए परीक्षाओं एवं कक्षाओं को बाहरी जीवन से, परीक्षाओं को भी और कक्षाओं को भी, कहने का मतलब जो भी एग्जाम है उनको भी स्वतंत्र रूप से लिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चों को बहुत ज्यादा बर्डन फील हो कि भाई मेरे ऊपर एग्जाम है और वो कुछ गलत ना कर ले। तो इसीलिए बच्चों को बहुत ज्यादा हमें फ्रीडम देनी चाहिए यहाँ पे परीक्षा और एग्जाम और कक्षाओं के तौर पर भी। आगे बात करेंगे हम, बच्चों को उसकी रुचि क्षमता के अनुसार अधिगम कराने पर बल देता है। देखिए बच्चे को उसकी रुचि और क्षमता के अनुसार ही अधिगम कराने का ये मौका देता है कि बच्चे की जिस चीज में रुचि है वो क्या क्या करना चाहता है और क्या उसकी कैपेसिटी है, उसी के हिसाब से उसको अधिगम कराना चाहिए। राष्ट्र से संबंधित बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल करना, देखिए अगर बच्चा है, अगर उसको हम सामाजिक बातें राष्ट्र के प्रति सचेत नहीं करेंगे तो वो आगे चल के कुछ राष्ट्र के प्रति सोचेगा नहीं, कल्पना नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए बच्चे के लिए राष्ट्र के प्रति वो बिंदु रखने चाहिए हमें पाठ्यक्रम में कि बच्चा आगे चल के राष्ट्र हित में कार्य कर सके। उसके बाद बात करते हैं, सक्रिय विद्यार्थियों को प्राथमिकता देता है। जो एनसीएफ 2005 है वो एक्टिव लर्नर्स को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देता है। जो बच्चे सीखने के लिए तत्पर रहते हैं उनको ज्यादातर वो प्राथमिकता देता है। सबसे पहली प्रायोरिटी किसको देगा? वो जो बच्चे एक्टिव लर्नर्स है, जो सबसे ज्यादा सीखना चाहते हैं, एनसीएफ उनको ही ज्यादा प्राथमिकता देता है। उसके बाद हम बात करेंगे सभी गतिविधियों में सभी बच्चों की भागीदारी पर भी बल देता है। देखिए गतिविधि कैसी भी हो, एनसीएफ 2005 ये कहता है कि उसमें सभी बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चे स्पेशल नीड्स वाले होते हैं उनके लिए अलग गतिविधि भी कराई जा सकती हैं, उनके लिए अलग गतिविधि का आयोजन भी हो सकता है। एनसीएफ 2005 जो है सभी बच्चों के लिए गतिविधि कराने के लिए तत्पर रहता है। उसके बाद हम बात करते हैं, बच्चे के ज्ञान को अंतःक्रिया से जोड़ता है। जो एनसीएफ 2005 है वो बच्चे के ज्ञान को बच्चे के अंतःक्रिया से जोड़ता है। वो कहता है कि बच्चे का जब तक सेटिस्फेक्शन ना हो तब तक बच्चे का जो ज्ञान अधूरा रहता है। जब तक बच्चे के अंतःक्रिया से ज्ञान को जोड़ा जाएगा तभी जो है सबसे मेन काम होता है कि बच्चा कहीं ना कहीं सेटिस्फाई है ज्ञान को लेकर और वो कुछ ना कुछ सीख रहा है। उसके बाद बात करते हैं, बच्चों को स्वावलंबी बनाने पर भी बल देता है। जो एनसीएफ 2005 है उसमें ये बात कही गई है कि जो बच्चा है उसको स्वावलंबी बनाने पर अधिक बल दिया जाएगा। बच्चे की शिक्षा तो दी ही जाएगी, लेकिन बच्चा अपनी आगे चल के आजीविका किस तरीके से चलाए उसको वो काम करने भी सिखाए जाएंगे, प्रशिक्षण भी उसको दिया जाएगा शिक्षा के साथ साथ। तो इसलिए बच्चे का स्वावलंबी बनना भी बहुत ज्यादा जरूरी है जीवन में, और एनसीएफ 2005 इसके लिए बहुत ज्यादा अच्छे कदम उठा रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं, नवाचार को बढ़ावा देता है। देखिए नवाचार का मतलब है कि जितने भी न्यू टेक्निक्स आ रही हैं उसको भी बढ़ावा देता है कौन? एनसीएफ 2005। और जितने भी नई चीजें सीखने के लिए बच्चा तत्पर रहेगा और उससे ही बच्चे को फायदा अधिक होगा।
उसके बाद बात करते हैं सकारात्मक वातावरण पर भी बल देता है। सकारात्मक वातावरण, देखिए सकारात्मक वातावरण, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट अगर बच्चे को मिलेगा तो बच्चे की जो लर्निंग पावर होगी वो पॉजिटिव ही होगी, और बच्चा जो एक तरीके से सीखेगा वो सकारात्मक रूप से अच्छा ही सीखेगा। तो इसीलिए बच्चे को सकारात्मक एनवायरनमेंट भी दिया जाना जरूरी है। एनसीएफ 2005 में ये बात बहुत अच्छी तरीके से कही है। उसके बाद बात करते हैं बच्चों को सामाजिक क्षेत्र से जोड़ने पर भी बल देता है। जो एनसीएफ 2005 है उसमें बच्चे को सामाजिक क्षेत्र से भी जोड़ा जाता है। तो चलिए बात करते हैं एनसीएफ 2005 के मुख्य सुझाव की। देखिए एनसीएफ 2005 के जो मुख्य सुझाव है, जो मुख्य सजेशन दे रहा है एनसीएफ 2005, उसकी हमने की पॉइंट्स बनाए हुए हैं और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पर दिया है, शिक्षक द्वारा गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। जो टीचर है उसका जो भी मटेरियल है, जो भी वो टीचिंग कराना चाहता है बच्चे को, वो कहीं ना कहीं अपडेटिंग तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ वो क्वालिटेटिव भी होना जरूरी है। अगर वो क्वालिटेटिव नहीं होगा तो बच्चे के पास अच्छा ज्ञान नहीं पहुंच पाएगा। तो एनसीएफ कहता है कि जो शिक्षक है उसके पास क्वालिटेटिव डेटा होना जरूरी है। उसके बाद बात करते हैं बच्चे को सोचने एवं कल्पना करने की अवसर दिए जाने चाहिए। जो बच्चा है उसको तर्कशील बनाना चाहिए। कहने का मतलब है बच्चे का जो रीजनिंग पावर है वो ज्यादा बढ़ाने देनी चाहिए, क्योंकि बच्चे की सोचने की पावर और कल्पना करने की पावर जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, और उसको वो भी अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, चाहे वो गार्जियंस के तौर पर हो चाहे वो टीचर्स के तौर पर हो। उसके बाद बात करते हैं बच्चे को प्रोत्साहित करने हेतु पुरस्कृत किया जाना चाहिए। देखिए बच्चे को अगर आपको प्रोत्साहन देना है, या तो उसको क्लैप बजा के आप करवा देते हो, कई बार प्रोत्साहित कर देते हो उसको, या फिर एक तरीके से उसको हम पुरस्कार भी दे सकते हैं, कुछ गिफ्ट भी दे सकते हैं, तो बच्चा कहीं ना कहीं प्रोत्साहित होगा और वो आगे जो है सारे काम अच्छे करने के लिए बढ़ेगा। बच्चे को उसकी मातृभाषा में सिखाया जाना चाहिए। देखिए सबसे पहली जो बात यह है कि अगर बच्चे को लर्निंग करा रहे हैं आप तो उसकी मदर टंग में उसको ज्ञान दें, क्योंकि बच्चा जो है अपनी मातृभाषा में ही सब कुछ सीखता है, और शिक्षा का भी पहला उद्देश्य यही है कि अपनी मातृभाषा में अधिगम करा जाना, एक तरीके से किया जाए। तो उसके बाद हम बात करते हैं शिक्षकों को संसाधनों का अधिक प्रयोग कराया जाए। देखो शिक्षकों को संसाधनों का अधिक, अगर टीचर है, टीचर के पास सारे के सारे इक्विपमेंट्स होंगे, सारे के सारे संसाधन होंगे, मॉडल्स होंगे, तो बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाएंगे, बच्चों को अच्छे से ट्यूटोरियल दिखाएंगे, तो बच्चे अच्छे से जो है ज्ञान को अधिग्रहण कर पाएंगे और या अर्जित कर पाएंगे। तो उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों को बाहरी जीवन के सकारात्मक वातावरण के साथ जोड़ा जाए। बच्चे को पॉजिटिव एनवायरनमेंट दिया जाना चाहिए, हमने बात पहले भी कर ली है। बच्चे को तर्कशील विद्यार्थी का ढांचा दिया जाना चाहिए। देखिए सजेशन यहाँ पे ये भी आया एनसीएफ 2005 की तरफ से कि बच्चे का जो माइंड है वो लॉजिकल एकदम बनाना चाहिए, रीजनिंग पावर एकदम उनकी फास्ट होनी चाहिए, तो इसलिए तर्कशील, उसे सोचने के लिए मजबूर करें और कल्पना बच्चा कहीं ना कहीं करे, क्योंकि बच्चे की जो कल्पना करने की शक्ति होती है वो बहुत अधिक होती है। शिक्षक द्वारा शिक्षण हमेशा बाल केंद्रित शिक्षण होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि टीचर कोई डेटा लिए आया और उसको सिर्फ बच्चे के ऊपर थोप रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एनसीएफ 2005 कहता है कि जो शिक्षण है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से बाल केंद्रित होना चाहिए, यानी चाइल्ड सेंटर्ड ये होना चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब है कि बच्चे के अनुसार ही बच्चे को सिखाया जाए। ऐसा नहीं है कि आप घर से कुछ डेटा लेके आए या शिक्षक कोई घर से डेटा लेके आया और बच्चे पे थोप दिया और क्लास खत्म हो गया, ऐसे नहीं है। तो बाल केंद्रित होना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद बात करते हैं हम शिक्षण विधियों एवं सूत्रों का उचित उपयोग करना चाहिए। कहने का मतलब एक सजेशन यह है कि जो एनसीएफ 2005 है वो ये कहता है कि जो टीचर है वो शिक्षण विधियों के द्वारा ही बच्चे को सिखाए और जितने भी फॉर्मूले हैं वो उन्हीं के हिसाब से सिखाए। उसके बाद बात करें हम गतिविधियों द्वारा बच्चे को अनुभव कराने पर ध्यान देता है। देखिए जो एनसीएफ 2005 है वो कहता है कि बच्चे को खेल खेल में सिखाएं या गतिविधि द्वारा सिखाएं, बच्चे के साथ एक्टिविटी करी जाए तभी बच्चा अच्छे से सीख पाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि बच्चे को खेल खेल में सिखाएं या फिर बच्चों को एक्टिविटी के साथ उनको ज्ञान दिया जाए, तो ये सबसे महत्वपूर्ण होता है और बच्चे से लंबे समय तक भूल भी नहीं पाता है। तो आशा करता हूं आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।